नमस्कार। आज मैं एक कहानी का पाठ कर रही हूँ जिसका शीर्षक है कथा युक्ति का अपराध बोध। राजकमल प्रकाशन से चंदन पांडे जी का नवीनतम कहानी संग्रह चोट प्रकाशित हुआ है। इस कहानी संग्रह को लेखक ने बहुत प्यार से अपने पाठकों को सौंपा है और लिखा है आपके लिए। अमृत राय कहते हैं कि यथार्थ के जिस हिस्से को आप रूपायित करना चाहते हैं, कल्पना उसे बॉडी देती है। बनी बनाई और सुनी सुनाई बात को लेकर यदि कहानी लिखी गई है तो वह कहानी नहीं है। तो हमारी यह कहानी है कथा युक्ति का अपराध बोध। धुर्जटी पांडे उमीदेई के प्रथम, द्वितीय और आखिरी पुरुष हैं। घर में कोई मेहमान हो न हो, सब्जी में नमक उमी उतना ही डालती हैं जितना धुर्जटी को पसंद है। एक दूसरे में इनका जीवन इस कदर संपूर्ण है कि दोनों को एक दूसरे के सारे अंदाज पता है। भोजन करते हुए किसे क्या बोलना है और क्या सुनना है, प्रेम करते हुए किसे कितनी देर तक थामे रखना है, यह सब दिशाओं की तरह तय है। समय, अनुपात, मात्रा। संयोग का इनके जीवन में कोई स्थान नहीं, जैसे यह संयोग जीवन के बजाय गल्प सूत्र हो। आज दृश्य कुछ अलग है। जीवन ने अनेक वर्षों की केंचुल उतार दी। तब उमी का भाई राधे घर आया है। कल रात दरवाजे पर दस्तक हुई, तब उमी नींद में कुनमुनाई जैसे किसी याद ने दस्तक दी हो। दस्तक दोबारा हुई तो नींद खुली। दरवाजे पर भाई था। विस्मय लकीर की तरह उमी की आत्मा पर उभर आया। वह किनारे हुई ताकि राधे घर के अंदर आ सके। बहन यह भी नहीं पूछ सकी नए घर का पता कैसे चला। राधे जब से आया है, धुर्जटी उद्विग्न है। नींद तकिए के इधर उधर कहीं गुम हो गई है। उन्हें अपने साले के आगमन से कोई ऐतराज नहीं, पर वह इनामी है। बहुत साल पहले कुछ किताबों और इंसानी मुश्किलों को हल करने में ऐसा उलझा कि भूमिगत होना पड़ा। धुर्जटी से विलग इस संसार में उमी का एक यह मुंह बोला भाई भर है, राधे। जब धुर्जटी उमी को ब्याह कर लाए थे, उन्हीं किन्हीं रातों में उमी ने उनके निढाल शरीर पर खुद को बिछाकर आग्रह किया कि राधे के लिए इस घर के दरवाजे खुले रहें। उसका इस दुनिया में कोई नहीं। धुर्जटी ने उमी का रक्ताभ मुख चूमते हुए सहर्ष हामी भर दी। उन दिनों राधे 8 या 10 वर्षों का था, इसलिए पांडे जी ने उसका नामांकन औसत से अच्छे विद्यालय में करा दिया। छोरा समझदार था, पढ़ा लिखा और धीरे धीरे जंगल से हिल मिल गया। यह सब इतनी शाइस्तगी से हुआ कि धुर्जटी कुछ समझ पाते तब तक राधे अपनी तेजी और हेल मेल के चलते नामजद हो चुका था। उसके चौकोर सिर पर 20,000 रुपए का इनाम पड़ गया। घर छूट गया। कभी कांकेर के जंगल, कभी मैनपाट की पहाड़ी, कभी बस्तर। इन जगहों से आई कोई खबर उसकी मुंहबोली बहन बड़े गौर से पढ़ती। प्रेम पटु पतिदेव को इन जगहों की खबरें सुनाती। इससे धुर्जट को फायदे होते थे। दोनों ही बातें थीं, पुलिस की लाठी का वास्तविक भय और धुर्जटी का अदृश्य परंतु गहरा भय। दफ्तर में किसी फाइल को अपनी स्याही से सींचते हुए उन्हें ख्याल आता कि राधे उनका मुंह बोला ही सही पर रिश्तेदार है, और इस ख्याल भर से उनके दवात की स्याही सूख जाती। इसका फायदा यह होता कि वे उस फाइल को दोबारा तिवारा पढ़ते और बची खुची गलतियां सुधारते। उनके काम की तारीफ होने लगी। उन्हें दफ्तर की कार्यशालाओं में ट्रेनिंग देने के लिए मौके दिए जाने लगे। प्रोन्नति हुई, पैसा बना, नया घर कर लिया। दाम्पत्य के शुरुआती 10 साल
अमंगल बीते और निसंतान होने की चिंता भोजन के हर कौर में घुलने लगी थी। उन्हीं दिनों राधे के इनामी होने की घटना घटी। फिर तो अबाधित प्रेम खंड खंड होने लगा, पर इसके भी फायदे धुर्जटी ने उठाए। होता यो कि किसी बेसुध क्षण में उमी राधे का जिक्र उठा देती और इतने भर से धुर्जटी निस्तेज और ध्वस्त हो जाते। पुलिस की लाठी उन्हें दिखने लगती, पत्नी उन्हें बिखरे महुए की भांति बटोरती और प्रेम के लिए पुनः तैयार करती। एक तरफ यह तय होना था कि दूसरी तरफ साल अंतराल पर इन्हें 2 बेटियों का जन्म इनके घर आंगन में हुआ, स्नेहल और सुवर्णा। सुबह सकारे राधे की मुलाकात भांजियों से हुई। दोनों सहमी हुई थी, पास आने से घबरा रही थी। बड़ी अपने कमरे से ही वॉच कर रही थी, पर छोटी सुवर्णा माँ के पीछे खड़ी होकर राधे को देखे जा रही थी। और जब भी राधे उसे बुलाए माँ की साड़ी में छुप जाती। उमी वे सारी बातें भाई को बता रही थी जो इस बीच घटी। करते धरते दोनों भांजियां इसके पास आईं। इसने कुछ दिलाने का वादा किया, तब वे दोनों बच्चियां इससे खुल पाईं। खुलते ही पहला सवाल बड़ी ने किया, मामा आप आदमी हैं? राधे ने हल्के मूड में जवाब दिया, हूँ तो। इस पर बड़ी ने तमक कर कहा, फिर मेरे स्कूल टीचर्स आपको नक्सली कहते हैं? इस प्रश्न पर राधे ठठाकर हंस पड़ा, बच्ची को गोद में उठा लिया और खुली हंसी के साथ उमी से कहा, दीदी अरे तोर बिटियावा सब तो भारी तेज हन। असली मुश्किल धुर्जटी से मुखातिब थी। राधे के आगमन पर उसका दिल बैठ गया। पलंग के पाटे पर और फिर कमोड पर बैठे बैठे सोचते रहे कि किसी ने इसे आते हुए देख लिया होगा, तब तो यह जीवन भी गया और नौकरी भी। बच्चों का क्या होगा, पत्नी का ख्याल आते ही उनका गला रूंध गया। दांत मांजने में उन्हें 20 से 25 मिनट लग गए। फिर कुछ सोचने की हाजत महसूस हुई तो कमोड पर जा बैठे। एक यही जगह बची थी जहां उनके ख्याल किसी खास तरतीब से आ जा रहे थे। नाश्ते की मेज पर इनकी अटल मुलाकात हुई। सरकारी मुस्कान के साथ धुर्जटी ने राधे का अभिवादन किया। एक ही प्रश्न पूछा, आंदोलन कहाँ तक पहुंचा साले साहब? हालांकि अब तक वे पसीने से तरबतर डूब चुके थे। सीने के भीतर घूमती हवा महसूस हुई और बेचैनी थी कि बढ़ी जा रही थी। नाश्ते में पत्नी ने उनके ही स्वाद का ख्याल रखा था, पर इस उम्र में भी भाई से भेंट की चहक उसके चेहरे पर मौजूद थी। राधे ने यहाँ आने के जो कारण बताए, उसमें न तो धुर्जटी को विश्वास था और न ही दिलचस्पी। जब पत्नी से उन्होंने बेचैनी निवारक टिकिया मांगी तो पत्नी परेशान हुई। पूछा, हुआ क्या है आपको? इन्हीं किसी पल में राधे ने बताया कि वो बस निकलने वाला है। बहन ने भाई को शाम तक रुकने की बात कही। पत्नी ने पति को दवाई थमाई और दफ्तर से छुट्टी लेने की सलाह दी। भाई जानता था बहनोई को क्या बीमारी है। बहनोई जानता था कि बेटियों ने अगर स्कूल या कहीं कुछ भी बता दिया या फिर किन्हीं और माध्यम से साले के आने की खबर फैल गई तो यह पुलिस जिला उनके सरकारी अधिकारी होने की बात भूल जाएगा। जाने क्या सोचकर उन्होंने भी रिश्तेदार को शाम तक रुकने के लिए कहा और आसन जीवन की भयभीत कल्पना के साथ जैसे तैसे दफ्तर के लिए निकले। उनके कहने पर ड्राइवर ने गाड़ी पुलिस अधीक्षक के दफ्तर की तरफ घुमा दी। मुलाकात संभव हुई तो उन्होंने अपनी सारी वाक्पटुता ढकेल दी। अधीक्षक से अर्ज किया, इस सूचना के इनाम में उन्हें बस इतना चाहिए कि उनकी पत्नी को कोई भनक ना लगे। अधीक्षक पुलिस जिले का राजा होता है, सर्वे सर्वा। उसने धुर्जटी को नागरिक कर्तव्य निभाने की खातिर शुक्रिया कहा। गले मिला, फिर पीठ थपथपाई, फिर से गले मिला, शुक्रिया कहा, जैसे कह रहा हो कि धुर्जटी तुम नहीं जानते तुमने कितनी बड़ी मदद की है। यहाँ जरा भी निगाह दोष होता तो धुर्जटी के अपराध बोध पर कितना कुछ लिखा जाता।
कुछ ऐसा लिखा जाता जिसे प्रकाशित करने वाले और लेखक दोनों पर पेड़ काटने का मुकदमा लिखा दिया जाता। दरअसल यहाँ उस अपराध बोध का जिक्र होना था जो संयोग नामक कथा युक्ति महसूस कर रही थी। पत्नी को कुछ भी भनक ना लगे कि बात पर अधीक्षक ने धुर्जटी को संयोग सूत्र की कथा सुनाई। बताया कि भारतीय पुलिस को जितनी मदद संयोग ने की है उतनी तो वर्दी या बड़ी से बड़ी लड़ाई नहीं कर सकती। जनमानस में संयोग को इतना ऊंचा दर्जा हासिल है कि हमें कभी कोई परेशानी नहीं होती। संयोग कोई पात्र होता तो हम उसे इनाम देकर अपने पास रखते। इधर संयोग था कि बार बार पुलिसिया इस्तेमाल से तंग आकर आत्महत्या कर लेना चाहता था, पर उसके हाथ बंधे थे। उसके ठोस आंसू हवा में फैल रहे थे, पर लोगों का सहज ज्ञान ऐसा कमतर था कि उन आंसुओं को लोग अभ्रक, कोयले या अन्य खनिज की धूल समझकर फांक रहे थे। अधीक्षक ने धुर्जटी को एक पौराणिक किस्सा सुनाया। यह शिव, पार्वती, सुग्गे और मृत्यु से संबंधित था। इस किस्से में एक पहाड़ी गुफा का जिक्र आया, जिसके बारे में अधीक्षक ने बताया कि इस दफा वो पहाड़ी गुफा केदारपुर के जंगल में होनी चाहिए। किस्से का पहला हिस्सा पांडे ने कंठाग्र कर अपनी पत्नी के लिए रख लिया, जिस हिस्से में यमदूत सुग्गे को घूरता है। पार्वती सुग्गे का जीव बचाने की खातिर शंकर जी से जिद करती हैं। शंकर, जो कि स्वयं ही मृत्यु के ईश्वर हैं, पत्नी के इस मनुहार पर अंदर ही अंदर खुश होते हुए सुग्गे को 100 योजन दूर एक पहाड़ी पर भेज देते हैं। उसी पौराणिक किस्से का आखिरी हिस्सा यह था जिसे अधीक्षक ने जोर देकर बताया। देवताओं की सभा संपन्न होते ही शिव जी ने उस यमदूत को बुलाया और पूछा कि वो तोते को किस उद्देश्य से घूर रहा था। यमदूत ने महादेव को साष्टांग प्रणाम किया और उत्तर देने लगा कि महाराज, मैं उसे संशय दृष्टि से देख रहा था, कारण कि आज के दिन यहाँ से 100 योजन दूर एक पहाड़ी गुफा में कोई सांप उस तोते को निगलने वाला था और वह आज यहाँ था। यहाँ से 100 योजन दूर तक उड़ना उस कमजोर जीव के वश में कहाँ? यमराज से जरूर कोई चूक हो गई है। तब शिव शंकर ने यमदूत को बताया कि उस तोते को अपने प्रताप से उन्होंने उसी पहाड़ी पर भेज दिया है। इस किस्से में उनके भविष्य की चिड़ियां जीवित थी, इसलिए धुर्जटी इसे एक सार समझ गए। उन्हें छोड़ने अधीक्षक दरवाजे तक आया और निश्चिंत रहने की पुलिसोचित सलाह दी। धुर्जटी खराब तबीयत लिए भरी दोपहरी में घर लौट आए तो पत्नी बेहद चिंतित हुई। दवा लेकर अपने कमरे में लेट गए। उनकी तबीयत की वजह भांपते हुए राधे जाने की तैयारी करने लगा। बहन के लिए अब भी वह छोटा भाई ही था और उसी अधिकार भाव से उसे रोकती रही, पर अब वह रुकने वाला नहीं था। वह निकल गया होता, पर धुर्जटी ने उसे अपने पास बिठा लिया। घड़ी सवा घड़ी देर की बात है, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सादी वर्दी में कुछ सिपाही थे। उन्होंने बताया कि वे लोग जन जागरण कार्यक्रम अभियान के तहत नागरिकों से मिलते हैं, उन्हें आसन्न हमलों के प्रति सचेत करते हैं तथा सूचनाएं लेते हैं। वे घर के भीतर चले आए, संकटों के प्रति आगाह किया। एक सिपाही बार बार राधे को देखे जा रहा था। इनके जमादार ने 2 सवाल किए। जाते जाते उस सिपाही ने एक बार फिर राधे की ओर देखा। यह देखना बहन देख रही थी, डर गई। पुलिस के जाते ही राधे निकलने के लिए तैयार हो गया, पर बहन की चिंता आड़े आ गई। राधे को अपने जीवन का मोल मालूम था और भावुक बहन की फिक्र उसे रोक नहीं सकती थी, पर बहन थी कि पत्नी के किरदार में आकर पति से बार बार मनुहार कर रही थी। कुछ कीजिए, पुलिस वाले मेरे भाई को बार बार क्यों देख रहे थे? इसे शहर से बाहर निकालिए। भाई कह रहा था, दीदिया तो फिक्र जिन कर, हम चले जाए। भाई को खींच भी आ रही थी। पत्नी पति से उसकी पहुंच, पहचान आदि का इस्तेमाल करने की बात कर रही थी। पति ने कहा, अब संयोग ही है कि आज ही पुलिस को जन जागरण कार्यक्रम अभियान शुरू करना था।
मैं क्या कर सकता हूँ। भाई भी कह रहा था, आप सब नाहक फिक्र उठा रहे हैं। जब भाई घर से लगभग निकल चुका था तब पति ने अपना अधिकार जताया, मेरी गाड़ी लेकर केदारपुर की तरफ निकल जाओ, जहाँ कहोगे ड्राइवर छोड़ देगा। बहन की जिद से भाई को यह महंगी बात माननी पड़ी। उस अंधियारी रात में पति ने पत्नी को पौराणिक किस्से का शुरुआती हिस्सा सुनाया जो उन्हें अधीक्षक ने संयोग की महत्ता पर सुनाया था। जब शंकर पार्वती देवताओं के सम्मेलन में जा रहे थे, इंद्र के महल के बाहर ही पार्वती ने देखा कि यमदूत एक सुग्गे को घूरता जा रहा है जो अमरूद के फल जुठारने में लगा हुआ है। पार्वती यमदूत की इस हरकत से परेशान हुई और महादेव से आग्रह किया कि वे तोते की रक्षा करें। शंकर जी ने असमर्थता जताई और कहा कि यह सब संयोग का लेखा है, इसे मैं कैसे टाल सकता हूँ। पार्वती जिद पर अड़ गई, कहा इस तोते को बचाइए। महादेव रूपसी पत्नी के आगे बेबस थे, सो अपने प्रताप से सुग्गे को इंद्रमहल से 100 योजन दूर एक पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में भेज दिया, वरना उतनी दूर उड़कर जाना एक दिन में असंभव था। पति ने पत्नी को इस कथा को ऐसे सुनाया मानो किस्सा यहीं समाप्त हो गया हो। यह किस्सा सुनकर पत्नी किसी किशोरी की तरह उत्साह से भर गई और पति के हृदय से लिपट गई। चंदन जी की ज़्यादातर कहानियों में मैंने यह महसूस किया है कि वह एक खुले अंत के साथ समाप्त होती हैं, जिनमें आप कई दिशाओं में अपनी सोच का दायरा फैला सकते हैं। जैसे कहा भी गया है, किस्सा गया वन में, सोचो अपने मन में। जहाँ कथानक से हम यह पता लगाते हैं कि क्या पेश किया गया है, वहीं शिल्प से यह मालूम किया जाता है कि विषय वस्तु को किस तरह पेश किया गया है, कहानी कहती क्या है। इस कहन से ही उस कहानी की उपयोगिता का भी आकलन होता है। चंदन पांडे की कहानियों का शिल्प अपनी ओर ध्यान खींचता है और यह कहानी कथा युक्ति का अपराध बोध एक साथ उनकी भाषा, शिल्प, कथ्य और यथार्थ के डिटेल का वर्णन करने की पद्धति को भी दर्शाता है।